दोस्तों सोचिए एवरेस्ट के एक तूफान में आप फंस जाएं और किसी तरह एक बर्फ की गुफा में मौसम के सही होने तक ठहरने का फैसला कर लें, लेकिन आपको रियलाइज हो कि आप उस गुफा में अकेले नहीं हैं। वहाँ कौन है ये सही आप जान भी नहीं पा रहे हैं, हालांकि इससे पहले आप घंटों से उससे बातें कर रहे थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हमें हिमालय के अलग अलग पहाड़ों से सुनने को मिलती हैं और आइए आज ऐसी ही कहानियों की पड़ताल करते हैं। इन अजीबोगरीब कहानियों की लड़ी में एक मशहूर कहानी शेरपा पेम्बा डोरजे से जुड़ी हुई है, जो सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पेम्बा दरअसल एवरेस्ट के टॉप के बहुत ही करीब थे, लेकिन तभी इतने समय से चढ़ाई चढ़ने और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी सांसें फूलने लगती हैं। उनकी बॉडी इतनी भारी होने लगी कि उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। पीक पर पहुंचने के बाद लौटते समय उन्होंने एक जगह पर बैठकर आराम किया और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। पेम्बा डोरजे का कहना है कि उन्हें अपनी तरफ आती हुई 4 परछाइयां दिखी, जिन्होंने अपने हाथ पेम्बा की तरफ फैला रखे थे। उन्हें देखने से ही पेम्बा को ये महसूस होने लगा था कि वो बहुत दर्द में है, और जब वो बहुत पास आ गए तो वो परछाइयां पेम्बा से खाना मांग रही थी। पेम्बा ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। ये 2004 की घटना है और ये माउंट एवरेस्ट पर हुई इस पहली घटना में से एक नहीं है। पेम्बा का ये कहना था कि परछाइयां दरअसल माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ते हुए मारे गए लोगों की थी, क्योंकि वहां से बॉडीज को कभी वापस नहीं लाया गया। पर जैसा कि हमने कहा था कि ये पहली घटना नहीं थी, तो 1975 में भी कुछ इसी तरह का वाक्य सामने आया था, जब सितंबर के महीने में डोजल हेस्टन और डग स्कॉट नाम के 2 माउंटेनियर्स भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए गए थे और 24 सितंबर 1975 के दिन उन्होंने ये चढ़ाई पूरी भी कर ली थी। शाम के 6 बजे के आसपास वो टॉप पर पहुंचे थे और वापस लौटते समय एक तो सूरज ढलने लगा था और साथ ही एक तूफान भी आ गया था, जिस वजह से उनका उसी समय वहां से निकलना सेफ नहीं था और उन्हें डेथ जोन के नाम से जाने जाने वाली जगह पर एक रात बितानी पड़ी थी। यहाँ पर दोनों ने मिलकर वहाँ पड़ी बर्फ को खोदा और एक छोटी सी केव बना ली और 9 बजे तक वो उस केव के अंदर ही थे। सोना वहाँ पर काफी रिस्की हो सकता था, इसलिए वो लोग बस आराम ही कर रहे थे ताकि सुबह होते ही जैसे ही तूफान हट जाएगा वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और वो 28,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इस ऊंचाई पर आज तक किसी ने रात नहीं बिताई थी। वो आराम ही कर रहे थे कि डग स्कॉट ने नोटिस किया कि उनका साथी डोजल हेस्टन किसी तीसरे आदमी से बात कर रहा है, जबकि उनके पास तो कोई है भी नहीं। अजीब बात यह है कि कुछ समय बाद डग को भी ये बात अजीब नहीं लगी और अचानक से उन्होंने महसूस किया कि ठंड भी धीरे धीरे कम हो रही है। बाद में जब वो अगले दिन लौटकर वापस आए तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पिछली रात को उनके साथ जो हुआ था वो नेचुरल तो नहीं था और उनके पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं बस कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी। असल में इस तरह की घटनाएं काफी लंबे समय से सुनाई जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी 1933 में भी और अभी तक किसी भी इंसान ने एक बार भी एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी नहीं की थी। और ऐसे में एक इंग्लिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ ने एवरेस्ट को चढ़ने की ठानी, लेकिन उन्होंने इस ट्रिप से लौटने पर 2 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो काफी हैरान करने वाली थी। फ्रैंक ने बताया कि जब वो 8,565 मीटर की ऊंचाई पर थे तब उन्हें आसमान में 2 अजीब से ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करते हुए दिखे। उनके मुताबिक ये काइट बलून्स की शेप में थे, लेकिन इनमें से एक जो विंग्स थे वो काफी अंडर डेवलप नजर आते थे। इसके साथ साथ वो बस हवा में बिना किसी मूवमेंट के तैर रहे थे। इसके बाद में एक यूएफओ स्टोरी से माना गया, जिस वजह से कई लोगों ने इसे डिसमिस भी कर दिया था। लेकिन जब से 2021 में यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने रडार सिस्टम से भी यूएफओस डिटेक्ट किए हैं, जिनके ओरिजिन के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते, तब से यूएफओ स्टोरीज को भी सीरियसली लिया जाने लगा है। एवरेस्ट की जिस ऊंचाई पर फ्रैंक थे उसी ऊंचाई के करीब ही आज के मॉडर्न प्लेन्स भी उड़ाए जाते हैं। और अभी यूएस कांग्रेस में डेविड ग्रेश, रेयान ग्रेव्स और डेविड फ्रेवर नाम के 3 लोगों ने कांग्रेस में अपनी टेस्टिमोनी में भी यही कहा है कि बहुत सारे कमर्शियल और मिलिट्री पायलट्स को भी इस तरह के यूएफओस दिखते हैं और क्योंकि उन्होंने ये वहां की कांग्रेस में अंडर ओथ ये बयान दिया है, इसलिए ये एक सीरियस बयान है।
क्योंकि झूठ बोलने पर उन्हें जेल भी हो सकती है। ऐसे में क्या मुमकिन है कि 1933 में जो फ्रैंक स्मिथ ने देखा वो कोई यूएफओ ही था? लेकिन फ्रैंक स्मिथ की कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक दूसरी कहानी भी बताई थी, और ये तब की थी जब वो एवरेस्ट पर चढ़ते हुए किसी से मिले थे। उनका कहना था कि उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी चल रहा था और वो बात भी कर रहे थे। लेकिन जब फ्रैंक ने अपना मिंट केक उस व्यक्ति को ऑफर किया तब उन्हें समझ आया कि वो कोई इंसान नहीं है, और अचानक वो जो कोई भी था वो अदृश्य हो गया। अब इस समय आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद इन कहानियों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेंगे, और आप उनमें अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि ये कहानियां भूतों और एलियंस की कहानियां नहीं है, बल्कि एवरेस्ट की जिस ऊंचाई पर इन माउंटेनियर्स को चढ़ना होता है वहां पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि कभी कभी हमारा दिमाग खुद से इस तरह की चीजें इमेजिन करने लगता है, और इस पूरे फिनोमेनन को साइंस की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को भी पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिमालय से कुछ ऐसी स्टोरीज भी निकलती हैं जहां ये वाला साइंटिफिक लॉजिक फेल हो जाता है, और ऐसी ही एक स्टोरी है जूली ट्यूलिस की। जूली ट्यूलिस एक ब्रिटिश क्लाइंबर थी जो कि 1986 में K2 माउंटेन, जो कि एवरेस्ट से छोटा है लेकिन कठिनाई के मामले में एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक पड़ता है, उस पर क्लाइंब करने गई थी। उसने चढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन वापस नीचे आते समय अचानक से वो गिर जाती है, जिस वजह से उसे काफी चोट आई। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो कैंप 4 के पास तो पहुंच गई थी। कैंप 4 में आकर ज्यादा देर तक जूली सरवाइव नहीं कर पाई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके 6 साल बाद 1992 में थॉर केसियन और स्कॉट फिशर नाम के 2 माउंटेनियर्स भी K2 पर गए थे, और अभी वो बेस कैंप पर ही थे। रात को सोते समय अचानक उनकी नींद टूटी, क्योंकि रेडियो पर अचानक से एक आवाज आने लगी। आवाज ने कहा, कैंप 4 टू बेस कैंप ओवर। इसने दोनों को ही काफी डरा दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतनी रात को कोई भी शख्स बेस कैंप पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बाद में ये भी रिपोर्ट किया कि जो आवाज उन्हें रेडियो पर सुनाई दी थी वो एक औरत की थी जो ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली स्टोरी हमारी आखिरी स्टोरी है, जो वांडा रुक्यूविस से जुड़ी हुई है। वांडा एक पॉलिश क्लाइंबर थे जिन्होंने हिमालय के 14 सबसे बड़े पहाड़ों में से 9 को क्लाइंब किया था, जिसमें माउंट एवरेस्ट और K2 भी शामिल थे। लेकिन जब वो अपने 10वें पहाड़ कंचनजंगा को चढ़ने के लिए निकली तो अचानक वो गायब हो गई, और एक समय के बाद ये मान लिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उस ऊंचाई पर कोई अगर लौट कर नहीं आता तो यही मान लिया जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचे हैं। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उनकी एक दोस्त ईवा मतुजस्का को एक रात अचानक से एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से वांडा की आवाज आ रही होती है। ईवा रोने लगती है और उसे कहती है कि हम सब लोग बहुत परेशान हैं, तुम कहाँ हो? वांडा का जवाब था कि उसे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन रोने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ईवा जब उससे पूछती है कि तुम वापस आओगी, तो वांडा का जवाब होता है कि अब मैं वापस नहीं आ सकती, और फोन कट हो जाता है। इस कहानी में वांडा की दोस्त ईवा किसी पहाड़ पर नहीं थी, वो अपने घर पर ही थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भी उसके दिमाग की ही बनावट थी? एवरेस्ट की ये मिस्ट्रीज आज भी चालू हैं। अभी 22 मई 2017 में ही क्लाइंबर्स की एक टीम एक स्लोवाकिया क्लाइंबर की बॉडी को रिट्राइव करने के लिए गई थी, जो 3 दिन पहले ही चढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा बैठा था। इस टीम ने वापस बेस कैंप पर आकर रिपोर्ट किया था कि उन्हें वहां 4 और बॉडीज मिली हैं, लेकिन जब चेक किया गया तो बेस कैंप में कोई भी क्लाइंबर मिसिंग नहीं था। इस बात को नेपाल की टूरिज्म मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने फिर बाद में मीडिया में ये कह दिया कि शायद वो बॉडीज पिछले साल के क्लाइंबर्स की रही होंगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि पिछले साल में भी ऐसी कोई डेथ्स नहीं रिपोर्ट की है, तो मामला और उलझता चला गया और अभी तक ये एक मिस्ट्री ही है। तो क्या आपको लगता है कि एवरेस्ट पर जो हो रहा है वो सब सच है, या फिर एक न एक दिन साइंस इसका जवाब जरूर खोज लाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।